तो आज की न्यूज़ देखते हैं। तो खाद्य वस्तुओं की घटती कीमतों ने मुद्रास्फीति को नीचे लाया। तो जून में खुदरा मुद्रास्फीति 77 महीनों के न्यूनतम स्तर 2.1 पर पहुंची है। तो खाद्य मुद्रास्फीति लगातार 8वें महीने घटी है। ठीक है। अब मुख्य बातें क्या हैं। तो जून 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन 2.1 दर्ज की गई है, जो पिछले 77 महीनों में सबसे कम है। थोक मुद्रास्फीति यानी होलसेल इन्फ्लेशन 20 महीनों के बाद घटकर नकारात्मक 0.13% पहुंची है। खाद्य पदार्थों की कीमत गिरने से ये गिरावट संभव हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद की है। फिर है खुदरा मुद्रास्फीति में बड़ी गिरावट। तो भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जून 2025 के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 2.1 दर्ज किया है। यह 2019 के जनवरी के बाद सबसे कम खुदरा महंगाई है। इससे पहले इतनी कम दर जनवरी 2019 में दर्ज की गई थी। और WPI में भी गिरावट। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून में थोक मूल्य सूचकांक WPI माइनस 0.13% रहा है। यह अक्टूबर 2023 के बाद WPI में सबसे बड़ी गिरावट है। इसका मतलब है कि थोक स्तर पर भी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है, जो आमतौर पर भविष्य में खुदरा कीमतों पर असर डालती है। खाद्य और पदार्थों की कीमतों में कमी हुई है। ठीक है। तो CPI के अंदर खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी ही एकमात्र ऐसी श्रेणी है जिसमें 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। यह पिछले साल जून 2024 से 2024 में 8.4% की भारी वृद्धि की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव है। यह लगातार 8वां महीना है जब खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है। अब खाद्य चीज़ें जिनमें गिरावट आई है तो उनको देखें। तो खाद्य टोकरी में जिन प्रमुख वस्तुओं में कीमतों में गिरावट आई है वे हैं सब्जियां, पल्स यानी दालें, मसाले और मांस। फिर आगे की स्थिति कैसी रहेगी। तो आने वाले महीनों में भी खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण है कृषि गतिविधियां अच्छी चल रही है और पिछले साल की तुलना में आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट भी अनुकूल है। ठीक है। फिर चार्ट विश्लेषण CPI ग्राफ। तो जुलाई 2024 में CPI था कितना 5.08 और अक्टूबर 2024 में उच्चतम CPI था 6.21। उसके बाद लगातार गिरावट होती गई है। जून 2025 में यह 2.1 पर आ गया है। ठीक है। तो बस यही अपन ने देखा है। फिर अगला है भारत चीन को तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जयशंकर ने वांग से ये कहा था। ठीक है। तो अभी मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव कम करने को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग ई से बीजिंग में मुलाकात की। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि 9 महीने पहले सेना के डी एंगेजमेंट यानी आमने सामने की टकराव की स्थिति से पीछे हटना के बाद पूरी तरह से सेना की वापसी नहीं हुई है। इसलिए दोनों देशों को मिलकर आगे कदम उठाने होंगे ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनी रहे। पृष्ठभूमि क्या है। जयशंकर 2019 के बाद पहली बार चीन गए हैं। उनकी यह यात्रा गलवान घाटी 2020 की झड़पों के बाद हुई उच्च स्तरीय मुलाकात के बाद हुई है। ठीक है। इस दौर में उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और चीन के उपराष्ट्रपति हांग जेंग से मुलाकात की। फिर वार्ता के दौरान उठाए गए मुद्दे। तो सीमा से सेना हटाने पर जोर। जयशंकर ने कहा कि पिछले 9 महीने में भारत चीन संबंधों में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। फिर है जन से जनसंपर्क बढ़ाने की जरूरत। तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के लिए बातचीत, व्यापार और आवाजाही के लिए अवरोधक नियमों और अड़चनों को खत्म करना चाहिए। फिर चीन के निर्यात प्रबंधकों का जिक्र। तो जयशंकर ने आवश्यक खनिजों के निर्यात पर चीन की पाबंदियों का मुद्दा उठाया है। फिर आतंकवाद पर SCO के माध्यम से सहयोग। तो SCO के तहत आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग की बात और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की मांग की है। ठीक है। तो बस यही है। तो निष्कर्ष क्या है। यह बैठक इस बात की ओर संकेत देती है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन सीमा पर सैन्य तनाव और व्यापारिक अड़चनें अभी भी चिंता का विषय हैं। जयशंकर ने इन समस्याओं के समाधान के लिए चीन से स्पष्ट कार्रवाई की मांग की है। फिर अगली न्यूज़ है सरोजा देवी, सिनेमा की अग्रणी सुपरस्टार का 87 वर्ष की उम्र में निधन। ठीक है। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री सरोजा देवी का सोमवार को बेंगलुरु के मल्लेश्वरम स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। उनकी उम्र 87 वर्ष थी और वे उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी। सिनेमा में योगदान। सरोजा देवी को अक्सर कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई दशकों तक फिल्मों में राज किया और धीरे धीरे तेलुगु तमिल सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री बन गई। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया और वहाँ भी उन्हें सराहा गया है।
फिर उनकी करियर की झलकी देखें तो अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, 4 भाषाओं जिसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में काम किया है। अभिनय की गहराई, भावनात्मक संवाद, अदायगी और नृत्य में उनकी प्रतिभा के लिए उनको जाना जाता है। ठीक है, तो बस यही है। तो अपन को पता होना चाहिए कौन सी, सरोजा देवी। फिर अगला है 114 वर्ष के मैराथन धावक फौजा सिंह का सड़क हादसे में निधन। तो क्या हुआ है, दिग्गज मैराथन धावक फौजा सिंह का सोमवार को निधन हो गया। वे पंजाब के जालंधर जिले में टहलने निकले थे जब एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उस समय उनकी उम्र 114 थी। उनके निधन की पुष्टि लेखक खुशवंत सिंह ने, जिन्हें फौजा सिंह के परिवार से बातचीत की, उन्होंने कर दी है। फिर जीवन और प्रेरणा। फौजा सिंह की जीवनीता टर्बनड टोर्नाडो, तो टर्बैंड टोर्नाडो नाम से प्रकाशित हुई है। यह जीवनी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी, जो पंजाब के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। शोक संदेश। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने फौजा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे फौजा सिंह के जाने से अत्यंत दुखी हैं। ठीक है, फिर फौजा सिंह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में उम्रताज एथलीटों के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। 100 वर्ष की उम्र के बाद भी उन्होंने मैराथन में हिस्सा लेकर दुनिया को फिटनेस और दृढ़ निश्चय का संदेश दिया है। ठीक है, फिर आगे चलो। गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा ने सर्वे में दिखाई घास स्थल पक्षियों की उच्च विविधता। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में घास के मैदान में रहने वाले पक्षियों की उच्च जैव विविधता पाई गई है। यह सर्वेक्षण पहली बार 18 मार्च से 25 मई के बीच किया गया। यह काजीरंगा के 3 वन्य प्रभागों में किया गया। क्या पाया गया सर्वे में? वन अधिकारियों, पक्षी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने टीम ने कुल 43 घास आधारित पक्षी प्रजातियां दर्ज की हैं। इसमें कुछ अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति थी, जैसे बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प ग्रास, बेबलर। बाकी 40 में से 6 को संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो 2 तो क्या है, कुछ तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, जैसे कि बंगाल फ्लोरिकन और स्वैम्प ग्रास, बेबलर। ठीक है, फिर 40 में से 6 को वल्नरेबल में, जैसे कि ब्लैक बस्टर्ड, पैरोटबिल। ठीक है, फिर मार्श बेबलर, स्मॉल फ्रैंकोलिन, जॉर्डन बेबलर, फिर सिलेंडर बिल्डर बबलर और एक है बस्टर्ड ग्रास बर्ड। ठीक है, तो बस ये हैं। फिर सबसे खास खोज रही फिंस वीवर की कॉलोनी, जिसे स्थानीय भाषा में तुकुरा चौराई कहा जाता है। तो कौन सी? फिंस वीवर, ये भी उनको मिला है। फिर यह पक्षी घोड़ों पर घोंसला बनाने में माहिर होता है। इसे घास भूमि की सेहत का संकेतक माना जाता है। तो अपन को यहाँ पे फिंस वीवर भी मिला है। फिर पर्यावरण मंत्री की टिप्पणी क्या है? तो असम के पर्यावरण मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा, फिंस वीवर का सफल प्रजनन होना इस सर्वे की एक बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया काजीरंगा क्षेत्र 1174 वर्ग किलोमीटर घास भूमियाँ, जंगल, आर्द्र भूमियों का मिश्रण है। फिर इस अध्ययन का महत्व क्या है? तो काजीरंगा की गीली घास भूमियाँ बहुत कम अध्ययन की गई थी। काजीरंगा की यह जैव विविधता गुजरात और राजस्थान की शुष्क घास भूमियों की तुलना के योग्य मानी जा रही है। घास भूमि से तुलना के योग्य मानी जा रही है। डायरेक्टर सोनाली घोष के अनुसार यह अध्ययन भारत में घास भूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। फिर नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो अध्ययन में एक नया उपकरण इस्तेमाल हुआ, जिसे पैसिव ओकोस्टिक रिकॉर्डर कहते हैं। इससे बिना किसी हस्तक्षेप के लगातार दूरस्थ क्षेत्रों में आवाज़ आधारित निगरानी की जाती है। तो इससे क्या होता है? आवाज़ आधारित निगरानी होती है। कौन से? पैसिव ओकोस्टिक रिकॉर्डर से। फिर इस तकनीक से उच्च जोखिम वाले इलाकों में भी डेटा एकत्र करना संभव है। दुर्लभ पक्षियों का सटीक रिकॉर्डिंग संभव है। अध्ययन की गहराई और सटीकता बढ़ाई जा सकती है इसके द्वारा। तो अब निष्कर्ष क्या है? काजीरंगा, जो अब तक सिर्फ गैंडों के लिए प्रसिद्ध था, अब घास भूमि आधारित पक्षियों की विविधता के लिए भी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बन रहा है। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ है, विवाह एक आध्यात्मिक बंधन है, कानूनी युद्ध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैवाहिक कानूनों के दुरुपयोग पर जताई चिंता। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गंभीर आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें क्रूरता, अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज उत्पीड़न जैसे आरोप थे। कोर्ट ने कहा कि विवाह एक पवित्र संस्थान है और इसे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों में नहीं बदला जाना चाहिए, जिससे कोई रचनात्मक हल नहीं निकलता। फिर मामले का विवरण क्या है? तो मामले का विवरण है, यह है आदेश 8 जुलाई 2025 को दिया गया था और सोमवार को सार्वजनिक हुआ। इसमें एक महिला द्वारा पति, ननद, मौसी, सास के खिलाफ नागपुर के
बेलत रोडी थाने में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिकाएं शामिल थी। एफआईआर में आईपीसी की धारा 498 ए 377 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या है? तो कोर्ट ने कहा, अगर पति पत्नी आपसी समझ से अपने विवाद सुलझा लेते हैं, शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, तो कोर्ट का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामले में एफआईआर, चार्जशीट, आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने की अनुमति दे। फिर कोर्ट ने माना दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लिया है। यह तलाक 1 जुलाई 2025 को फैमिली कोर्ट द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत दिया गया। महिला खुद कोर्ट में पेश हुई और आपराधिक मामले को रद्द करने की सहमति दी है। ठीक है, बस यही है। हाल ही की प्रवृत्ति पर चिंता। तो कोर्ट ने कहा कि आजकल देखा जा रहा है महिलाएं पति और उनके पूरे परिवार के खिलाफ एक साथ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करा रही हैं, जो चिंता का विषय है। यह जरूरी हो गया है कि ऐसे मामले में गहराई से देखा जाए, क्योंकि कई बार मामले व्यक्तिगत बदले या झगड़े के रूप में सामने आते हैं। फिर आध्यात्मिक बंधन सिर्फ कानूनी अनुबंध नहीं है। तो कोर्ट ने कहा, विवाह सिर्फ सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन है जो आत्माओं को जोड़ता है। लेकिन आजकल विवाह को तनाव, असंतोष और टकराव के कारण कानूनी लड़ाइयों में बदल दिया जाता है। फिर निष्कर्ष क्या है? अगर पुनर्मिलन संभव नहीं तो कानूनी मामलों को जल्द समाप्त करना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष मानसिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में एफआईआर को रद्द करना न्याय और प्रक्रिया की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है। फिर अगली न्यूज है, राज्य को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केरल सरकार राज्यपाल के खिलाफ मामला वापस ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यपाल के खिलाफ दाखिल याचिका वापस लेने से रोक नहीं सकती, ये बात कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि वह केरल सरकार को राज्यपाल के खिलाफ दाखिल याचिका वापस लेने से रोक नहीं सकती। यह मामला केरल सरकार द्वारा राज्यपाल के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें विधानमंडल विधेयकों को रोके जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। ठीक है, पीठ और सुनवाई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस SK कौल और जस्टिस SC शर्मा की पीठ ने की। एडवोकेट KV विष्णु प्रसाद राज्य की ओर से और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित थे। मामले की पृष्ठभूमि, केरल सरकार ने यह याचिकाएं राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय न लेने और उसे लंबे समय तक लंबित रखने के खिलाफ दाखिल की थी। कोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को इस मामले में राज्यपाल की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए फैसला दिया। अब क्या हुआ? केरल सरकार अब यह मामला वापस लेना चाहती है, जिसे केंद्र सरकार रोकना चाहती थी। केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2024 का फैसला राष्ट्रपति के सामने लंबित विधेयकों पर भी लागू हो सकता है, इसलिए केरल को रोकना चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे तो कोर्ट का निर्णय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम केरल को वापस मामला लेने से नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा कि जब तक मामला विचाराधीन पेंडिंग है, तब तक उसका दायरा स्कोप तय नहीं किया जा सकता। वह राष्ट्रपति को कैसे प्रभावित करेगा? फैसले का महत्व। कोर्ट ने यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकती है। साथ ही संकेत भी मिला कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी प्रक्रिया में देरी से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में मार्गदर्शन दे सकता है। फिर आगे क्या? कोर्ट ने अब 25 जुलाई को सूचीबद्ध करने की सहमति दी है, ताकि वापसी याचिका पर औपचारिक आदेश दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ किया है कि वह किसी राज्य को अपने मामले लेने से नहीं रोक सकता, चाहे वह कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। यह फैसला राज्य की स्वायत्तता और न्यायिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता को मजबूती देता है। तो ये एक न्यूज़ थी। फिर अगली है सिगाची प्लांट विस्फोट, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 45। तो सिगाची इंडस्ट्रीज़ में हुए विस्फोट में अब तक मरने वालों की संख्या 45 तक पहुंच गई है। यह संख्या तब बढ़ी जब 23 वर्षीय कर्मचारी तारक की चंदन के अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को मृत्यु हो गई। फिर अस्पताल की पुष्टि। तो ठीक है, ये तो ठीक है। अभी भी लापता है 8 मजदूर। यह विस्फोट 30 जून को सिगाची कंपनी के कौन सा है पाशमलयारम संगारेड्डी जिले स्थित प्लांट में हुआ। इस विस्फोट में 8 मजदूर अभी भी लापता हैं। प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जाने के बावजूद इन 8 लोगों को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ठीक है, यह घटना गंभीर और औद्योगिक हादसे का उदाहरण है, जिसने न केवल कई जाने लिए बल्कि अब न जाने बहुत जाने लिए बल्कि अभी तक कई लोग गायब हैं। प्रशासन और उद्योग से जुड़े विभागों पर यह जिम्मेदारी है कि वे इस हादसे की जांच, पुनर्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करें। फिर अगली न्यूज़ है, ये आर्टिकल है, एडिटोरियल था, इसमें स्टेम महिलाएं स्टेम कैरियर और उद्योग में स्वायत्त योग्यता बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान होता है।
यह लेख भारत में महिलाओं की स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में भागीदारी और उससे जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। स्टेम की स्थिति और महिलाओं की भागीदारी। भारत में स्टेम स्नातकों में 43% महिलाएं हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन स्टेम क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं केवल 27% हैं। ठीक है, तो काम तो अपने आप ही कर रही हैं 27% दुनिया भर में, लेकिन लेकिन स्टेम क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं केवल 27 है, पर स्नातकों में तो कितनी है, 43%। तो 43% तो अपने स्नातक हैं, पर जो इन चार जो वो हैं अपने सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कोई मतलब सिर्फ 27% है। इसका अर्थ है महिलाएं स्टेम पढ़ती तो हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कैरियर नहीं बना पाती। महिलाओं की रोजगार दर। तो 2023-24 में PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिला श्रम भागीदारी दर बढ़ाकर 41.7 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 47.6 है, जबकि शहरों में 25.4 ही है। फिर भी महिलाओं को नौकरी पाने में बाधाएं आती हैं। औपचारिक नौकरी की कमी है, कार्यस्थल की असुरक्षा है, सामाजिक अपेक्षाएं। स्टेम में और ज़्यादा असमानता। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में केवल 31.5 शोधकर्ताएं महिला हैं। फिर एक MC किन्से की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत महिलाओं को स्टेम में भागीदारी करने दे तो GDP $700 बिलियन तक बढ़ सकती है। तो ये एक रिपोर्ट है। फिर सरकारी पहल और नीति प्रयास। तो नई शिक्षा नीति ने स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। फिर कौशल प्रशिक्षण, IT, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। 2025-26 के बजट में महिलाओं के लिए लोन, स्किल, संस्थान और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग शामिल है। महिला संबंधित योजनाओं का बजट 6.8 से बढ़कर 8.8 कर दिया है। फिर उद्योग की भूमिका। तो समाज में अभी भी यह सोच है कि मशीन पुरुषों के लिए है, कोडिंग लड़कियों के लिए नहीं है। ये मानसिकता स्टेम में महिलाओं के लिए अदृश्य बाधाएं खड़ी करती है। समाधान के रूप में अपन मेंटरशिप प्रोग्राम ला सकते हैं, इंटर्नशिप प्रशिक्षण ला सकते हैं, रोल मॉडल महिलाओं को स्कूलों में ला सकते हैं। सुरक्षित कार्यस्थल, लचीली नीतियाँ लागू करना आवश्यक है इसके लिए। फिर निजी क्षेत्र की पहल क्या है? तो कई कंपनियां अब संरक्षित प्रशिक्षण प्रोग्राम, संस्थानों की भागीदारी, UN वुमेन का UN वुमेन का V-STEM प्रोग्राम मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के साथ चला रहा है। ठीक है, तो ये भी अपन देख सकते हैं। तो V-STEM प्रोग्राम है UN का। फिर यह प्रोग्राम स्किल उपलब्ध कराता है, समुदाय और परिवारों को जोड़ता है, महिलाओं के रोल मॉडल से प्रेरणा देता है। ठीक है, फिर भविष्य की दिशा देखें तो अगर उद्योग और सरकार मिलकर स्टेम में महिलाओं को अवसर दें तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेंगी, समाज अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनेगा, भारत भविष्य के लिए तैयार देश, फ्यूचर रेडी इंडिया बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? स्टेम में महिलाओं को केवल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि समर्थन और स्वायत्त योग्य माहौल भी चाहिए। अगर सही नीति और उद्योग साथ आए तो महिलाएं घरों, नीतियों और कंपनियों के फैसलों में महत्वपूर्ण आवाज़ बन सकती हैं। ठीक है, तो एक ये एडिटोरियल था। फिर एक एडिटोरियल है भारत में दहेज हत्या, लंबी जांच और कम सजा। मुख्य बिंदु देखते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या कह रहा है? पिछले 3 महीनों में देश भर से कई दहेज हत्या के मामले सामने आए हैं। ये घटनाएं यह दिखाती हैं कि भारत में दहेज हत्या की जांच बहुत लंबी चलती है और सज़ा बहुत कम मामलों में होती है। हाल ही की कुछ घटनाएं जैसे अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में एक महिला की मौत शरीर पर गर्म लोहे की छड़ से दागने के कारण हुई है। परिवार का आरोप था कि उसे नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था। फिर फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, एक महिला को जिंदा जला दिया गया, ससुराल वाले दहेज मांगते थे। चंडीगढ़ और तमिलनाडु में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां महिला शादी के कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद मारी गई। फिर जांच और चार्जशीट में देरी। तो चार्ट 1 2022 में कुल दहेज हत्या के मामले 67% मामलों की जांच 6 महीने से अधिक समय से लंबित थीं। 33% 6 महीने से कम में हुई, 30% 6 से 1 साल में, 33% 1 साल से 3 साल में और 3.4% 3 साल से ज़्यादा लिए हैं। फिर चार्ट 2 चार्जशीट दाखिल करने में भी देरी होती है। ठीक है, तो 70% मामलों में चार्जशीट 2 महीने से अधिक समय दाखिल बाद हुई है। 15.3 मामलों में 6 से 12 महीने बाद और 2.1 मामलों में 2 साल बाद से अधिक टाइम लग गया है। फिर दहेज हत्या के मामले राज्यवार आंकड़े। तो सबसे ज़्यादा दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश 33% में दर्ज कराए गए हैं। ठीक है, शहरवार देखें तो दिल्ली NCR में 30% है, कानपुर UP में 13% दूसरे नंबर पे हैं। फिर इसके बाद बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, जयपुर, गाजियाबाद में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं। क्या समस्या है? जांच में देरी।
कई मामले महीनों या वर्षों तक लंबित रहते हैं। सबूतों का अभाव, पर्याप्त सबूत नहीं मिलने से केस कमज़ोर हो जाते हैं। चार्जशीट दाखिल करने में देरी, कई बार 6 महीने से अधिक समय लग जाते हैं। मामलों का निपटारा नहीं होता। 6500 से अधिक केस हर साल ट्रायल के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम मामलों में ही दोष सिद्ध होता है। फिर एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं दहेज हत्या के मामलों की संख्या में 7000 के करीब है। तो हत्या के मामलों की संख्या कितनी है? 7000 के करीब है। ठीक है, इनमें से 65% से अधिक मामले केवल पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से आते हैं। ठीक है, भारत अब निष्कर्ष क्या है? तो भारत में दहेज हत्या के मामले में गंभीर सामाजिक समस्या है। हालांकि कानून मौजूद हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया सुस्त, चार्जशीट में देरी और साक्ष्यों में कमी के कारण बहुत से मामले अदालत तक पहुंचते ही नहीं हैं या सजा मिलती ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत है पुलिस और न्याय प्रणाली को तेज और जवाबदेह बनाया जाए, पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले और समाज में दहेज के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सके। फिर एक न्यूज़ है, चूहों की डाइट से केवल एक अमीनो एसिड सिस्टीन को हटाने से उनका वजन एक हफ्ते में 30% तक कम हो गया है। तो पृष्ठभूमि क्या है? 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने यह जानना शुरू किया कि प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि 20 अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। विलियम रोज नामक वैज्ञानिक ने 1937 में चूहों पर यह प्रयोग सिद्ध किया कि कुछ अमीनो एसिड शरीर खुद नहीं बना सकता, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। नई खोज, एक नई स्टडी 2025 में प्रकाशित हुई में शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर चूहों की डाइट से केवल सिस्टीन को हटा दिया जाए तो उनका वजन एक हफ्ते में 30% तक कम हो सकता है, बिना उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। यह पाया गया कि जब चूहे जब सिस्टीन नहीं खा रहे थे, तब उनका शरीर वसा फैट को तेज़ी से जलाने लगा। ठीक है, कैसे काम करता है यह प्रक्रिया? सिस्टीन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी यह शरीर में बन सकता है। जब इसे पूरी तरह डाइट से हटा दिया तो चूहों का शरीर इसे नहीं बना पाया और तेज़ी से फैट जलने लगा। ठीक है, और यह भी देखा गया कि वजन तब फिर से बढ़ने लगा जब उन्हें सिस्टीन वापस डाइट में दी गई। तो मानव शरीर पर असर और चेतावनी, लेख में चेतावनी दी गई है कि यह स्टडी सिर्फ चूहों पर की गई है, इसे सीधे इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता। सिस्टीन शरीर के महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ग्लूटाथियोन नामक एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण में मदद करता है। तो ग्लूटाथियोन में मदद करता है। डॉक्टरों का कहना है इंसानों में वजन कम करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना अभी जल्दबाजी होगा। निष्कर्ष, यह स्टडी दर्शाती है कि अमीनो एसिड का सीमित या चयनित उपयोग वजन घटाने में मदद कर सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं और डॉक्टर कहते हैं कि इंसानों के लिए इसका इस्तेमाल करने से पहले और गहराई से रिसर्च करना ज़रूरी है। फिर यह समाचार लेख सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर आधारित है जिसमें कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। ठीक है, तो यही है। अब आगे चलें। ये एक न्यूज़ है नई, जिसमें कोर्ट ने सोशल मीडिया पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। मामले की शुरुआत किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जो कोलकाता के निवासी वजाहत खान ने दायर की थी। वजाहत खान ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह जोड़ने की मांग की थी। यह एफआईआर उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पाणिग्रहणी के खिलाफ शिकायत करने के बाद उनके अपने पोस्ट के कारण दर्ज की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके खिलाफ शिकायत करने के बाद उनके अपने पोस्ट के कारण दर्ज की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या है? जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि आजकल फ्री स्पीच का सोशल मीडिया पर दुरुपयोग हो रहा है। लोग इसे स्वार्थ, विवाद और उकसाने वाली बातें फैलाने के लिए कर रहे हैं उपयोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इसके साथ कुछ उचित सीमाएं यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। फ्रेमवर्क की ज़रूरत, कोर्ट ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर विवादित, अपमानजनक पोस्ट को नियंत्रित करने के लिए फ्रेमवर्क और गाइडलाइन का बनाया जाना चाहिए। फिर अगला है यह, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह जरूरी है कि व्यक्ति गरिमा, भाईचारा और धर्मनिरपेक्ष की रक्षा की जाए। तो व्यक्ति की गरिमा की, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की जाए, सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने सीधा बोल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यह बयान भारत में सोशल मीडिया और फ्री स्पीच को लेकर लगातार बढ़ रहे विवादों के बीच आया है। फिर अगली न्यूज़ है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफल वापसी यात्रा से संबंधित है। इसमें क्या हुआ है, 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला धरती की ओर वापसी कर रहे हैं। फिर कहानी का सारांश कान है
सारांश क्या है? तो कौन है शुभांशु शुक्ला? भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं। वे एक्सियम 4 के 4 यात्रियों में से एक हैं। इस मिशन में उन्होंने ISS पे 18 दिन बिताए हैं। सोमवार शाम 4:45 बजे स्पेस एक्स का ड्रैगन यान ISS से स्वयं अलग हो गया। ठीक है, अब यह यान पैसिफिक महासागर में मंगलवार दोपहर 3 बजे गिरने की उम्मीद है। कुल यात्रा का समय लगभग 22.5 घंटे हैं। वापसी की प्रक्रिया कैसे होती है? तो वापसी में ड्रैगन यानी 7 चरणों से गुजरता है। डिपार्चर बर्न, छोटे इंजन फायरिंग जो यान को ISS से दूर भेजते हैं। फिर डी ऑर्बिट बर्न, यान को नीचे लाने वाला बड़ा रॉकेट फायर। फिर कैप्सूल सेपरेशन, यान की आवश्यक भागों को अलग करना। ठीक है, यान के आवश्यक भागों को अलग करना। फिर री एंट्री फेज, वायुमंडल में प्रवेश करते समय गर्मी झेलना। फिर पैराशूट डिप्लॉयमेंट, पैराशूट खोलना। फिर स्प्लैश डाउन, तो महासागर में गिरना। और क्रू रिकवरी, क्रू को सुरक्षित निकालना। वैज्ञानिक उपलब्धि, सभी 7 प्रयोग पूरे किए। इसरो ने बताया कि शुक्ला ने 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसमें टार्डीग्रेड्स, एक जीव, मांसपेशियों पर अध्ययन यानी मायोजेनेसिस, फेनोग्रीक और हरे मटर के बीज उगाना। ठीक है, फेनोग्रीक और हरे, फिर साइनोबैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी और क्रायो बीज आदि प्रयोग हैं। ये सभी सफल और योजना के अनुसार पूरे किए गए हैं। तो कौन है? टार्डीग्रेडिक जीव है, मांसपेशियों पे अध्ययन, फेनोग्रीक और हरे मटर के बीज, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी, क्रायो बीज। फिर पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम, वापसी के बाद शुभांशु शुक्ला को 1 सप्ताह के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा ताकि शरीर दोबारा गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सके। निष्कर्ष क्या है? भारत के लिए गर्व की बात है कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने न सिर्फ अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया बल्कि सभी प्रयोग भी सफलता से पूरे किए। यह मिशन भारत में भविष्य के अपने मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रेरणा भी देगा। ठीक है, बस यही है। फिर अगली न्यूज़ है कौन सा? यह समाचार उन बीजों सीड से जुड़ा है जिसने हाल ही में अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। अब वैज्ञानिक उनके अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है? अंतरिक्ष में भेजे गए बीजों पर अब होगा वैज्ञानिक अध्ययन। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 की मिशन की टीम मंगलवार को धरती पर लौट रही है। इस मिशन में भारत की ओर से कुछ फसल के बीजों को भी ISS पर भेजा गया। यह प्रोजेक्ट क्रॉप सीड और ISS के नाम से जाना गया। किस बीजों को भेजा गया? धान, राइस की 2 किस्में, ज्योति और उमा को। अनाज और सब्जियां जिसमें हॉर्स ग्राम यानी कुल्थी दाल, हॉर्स ग्राम को। फिर टोमेटो यानी वेलाइनी विजय किस्म की। ठीक है, फिर बैंगन, तो बैंगन को भेजा गया सोराया किस्म की। और तिल को भेजा गया। ठीक है, क्यों भेजे गए थे ये बीज? ये जानने के लिए कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में बीजों की वृद्धि, अंकुरण और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में बीजों का व्यवहार धरती से अलग हो सकता है, इसलिए यह प्रयोग बेहद अहम है। अब क्या होगा? जब बीज धरती पर वापस आएंगे तब अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम में उनका अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन केरल कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से होगा जिसने बीज मुहैया कराए थे। 3 तरह के सैंपल्स का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। पहले तो अंतरिक्ष से लौटे बीज, फिर धरती पर समान परिस्थितियों में रखे गए बीज और सामान्य धरती के बीज। तो इन 3 तरह के बीजों का क्या करेंगे अपन? प्रशिक्षण, मतलब उनका तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। फिर सहयोग और नेतृत्व, यह प्रोजेक्ट इसरो, ESA और IIST के संयुक्त प्रयास से हुआ। IIST के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीजा लक्ष्मी इस परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। के श्रीजा लक्ष्मी। ठीक है, फिर निष्कर्ष क्या है? यह प्रयोग भविष्य की अंतरिक्ष कृषि और ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत इस क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है और यह अध्ययन वैश्विक विज्ञान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिर अगली न्यूज़ है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए बनाए गए नए नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि ये नियम लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव और विज्ञान आधारित यानी कि साइंटिफिकली जस्टिफाइड है। सरकार ने नियमों का बचाव किया और बताया कि यह पर्यावरण सुरक्षा में कमी नहीं बल्कि एक संतुलित और व्यापारिक समाधान है। क्या मामला है? तो अभी क्या है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में निर्णय लिया कि अधिकांश थर्मल पावर प्लांट को FGD फ्ल्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट लगाने से छूट दी जाएगी। FGD यूनिट का काम है कोयला संयंत्र से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कम करना।
पृष्ठभूमि क्या है, 2015 में सरकार ने नियम बनाना था कि सभी संयंत्रों को एफजीडी यूनिट लगानी होगी, लेकिन अब सिर्फ 8% संयंत्रों ने ही अब तक सिर्फ 8% संयंत्रों ने ही एफजीडी सिस्टम लगाया है। बाकी संयंत्रों को समय समय पर छूट मिलती रही है, खासकर लागत और उपकरण की कमी के कारण। सरकार का तर्क क्या है? PM 2.5 प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान बहुत कम है। भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा 0.5 होती है, इसलिए एफजीडी से खास फायदा नहीं है। कुछ शोधों में यह पाया गया कि एफजीडी लगाने वाले और न लगाने वाले संयंत्रों के बीच प्रदूषण के स्तर में खास अंतर नहीं है। हर मेगावाट पर एफजीडी की लागत 1.2 आती है, जिससे सिर्फ मामूली सुधार होता है, इसलिए यह कम लाभ पर अधिक खर्च वाला कदम है। ठीक है। फिर अगला है भारत की सल्फर डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो जापान यूरोपीय संघ से भी सख्त है। ठीक है। अध्ययन के आंकड़े ये 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। 2023 में किए गए अध्ययन में 492 शहरों में सिर्फ 2 शहर देहरादून और कोलार ऐसे थे जो इस सीमा से ऊपर पाए गए, नहीं तो और सारे इससे कम ही हैं। नया नियम क्या कहता है? अब केवल 11% संयंत्रों को ही अनिवार्य रूप से एफजीडी सिस्टम लगाना होगा, शेष संयंत्रों को इसे छूट दी गई है। सरकार का मानना है कि सभी संयंत्रों पर एफजीडी लागू करना लागत और संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि इससे प्रदूषण में बहुत कम सुधार होता है, और इसलिए अब उन्होंने यह नियम टारगेटेड और किफ़ायती रूप में बदला है। हालांकि यह फैसला कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा विवादास्पद भी माना जा सकता है। फिर आगे चलें अपन तो यह समाचार क्या है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहे अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास तलिस्मान सब्रे 2025 पर आधारित है। ठीक है, जिसमें 19 देशों के सैन्य बल भाग ले रहे हैं। आगे चलें तो क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसे तालिस्मैन सैब्रे 2025 कहा जा रहा है। इस अभ्यास में 19 देशों के 35,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास 16 वाटरवे ट्रेनिंग एरिया, कहाँ पे? 16 वाटरवे ट्रेनिंग एरिया क्वींसलैंड राज्य में हो रहा है। 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। क्या क्या इस्तेमाल होगा? ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से खरीदे गए M142 HIMARS हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से मिसाइलें दागेगा। ठीक है। फिर यह अभ्यास लाइव फायर एक्सरसाइज के रूप में हो रहा है, यानी असली हथियार और मिसाइलों का प्रयोग हो रहा है। कौन कौन देश भाग ले रहे हैं? अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहाँ होगा अभ्यास? तो 3 सप्ताह चलेगा। इस बार पहली बार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी होगा, पापुआ न्यू गिनी में होगा। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे करीबी पड़ोसी है। फिर क्या चीन इस पर नज़र रखेगा? तो चीन पहले भी ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। उम्मीद है कि चीन की जासूसी नौका स्पाई शिप्स इस अभ्यास पर भी नज़र रखेंगी, खासकर क्योंकि इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी शामिल हैं। तो अपन को बस ये पता होना चाहिए।